नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज 1 अप्रैल है और हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है जिनको जिंदा शहीद कहा जाता था। और जब मैंने उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी कॉमरेड इंद्रजीत जी के सौजन्य से, तो पता चला कि हरियाणा की राजनीति में कैसे कैसे लोग भी हुए हैं जिनका त्याग और बलिदान इतना बड़ा था कि उनके परिवार को 5 शौर्य चक्र मिले। और आज बात हो रही है कॉमरेड हरनाम सिंह जी की, और ये थे कॉमरेड हरनाम सिंह जी। और भारतीय राजनीति के इतिहास में इकलौते भाकपा नेता वो थे जिनको इमरजेंसी में जेल हुई थी क्योंकि इंदिरा गांधी का विरोध वो करते रहे। कॉमरेड साहब जी, हरनाम सिंह जी एक बहुत ही दुर्लभ व्यक्तित्व मैं कहूँगा उनको, और कलेजा उनका मुझे लगता है फौलाद का बना हुआ था। जब घर में AK-47 लिए लोग घुसे हों और एक निहत्था आदमी उनसे भिड़ जाए, और भिड़ ही नहीं जाए, उनकी पत्नी ने तो एक आतंकवादी को छोड़ा ही नहीं, जब भी पाली हुई। उनको उसको मारना पड़ा आतंकवादी को। जब वो गए, उनका बेटा और पुत्रवधू इसमें शहीद हुए, उनका एक रिश्तेदार भी शहीद हुआ, पड़ोसी जख्मी हुआ। भारत सरकार ने उनको शौर्य चक्र से नवाजा 5 लोगों को। आपके बहुत पुराने साथी, आपको उनका साथ मिला, तो आज बताइए हमें डॉक्टर हरनाम सिंह जी के बारे में। दरअसल जैसा मैं कई बार कहता हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष या एक शख्सियत की हम जब चर्चा करते हैं तो वो केवल इतिहास या अतीत में झांकना नहीं होता है जी, क्योंकि किसी भी समय और स्थान का जो इतिहास है वो वर्तमान से कटा हुआ नहीं होता, बल्कि अतीत और वर्तमान गुंथे हुए होते हैं। और जो वर्तमान होता है उसमें एक भविष्य की झलक रहती है। इसलिए ये जो बातचीत आप कई बार करते हैं व्यक्तियों के बहाने से, तो उनको श्रद्धा सुमन तो अर्पित करते ही हैं, लेकिन उनके जीवन के काल को भी हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम वर्तमान को समझ सकें और भविष्य की एक तस्वीर बना सकें, एक कल्पना हम बना सकें अपने सोच में। तो डॉक्टर हरनाम सिंह को भी याद करते हुए इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि सारी राजनीति एक जैसी नहीं होती है। जैसा कि कई बार एक ही खाते में डाल दिया भाई सारे चोर हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। या राजनीति के शब्द को इतना विकृत कर दिया कि कई बार मतलब इस तरह से बोल देते हैं कि तू मेरे साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, जैसे पॉलिटिक्स बहुत खराब चीज है, उसको खेलना नहीं चाहिए, षड्यंत्र है या कुछ ऐसा कोई खराब चीज है। मतलब ऐसा नहीं है, अच्छी भी है और एक तरह से सकारात्मक पहलू भी हैं, सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक भी हैं। तो डॉक्टर हरनाम सिंह 1987 में विधायक बने, शाहबाद से और टोहाना से हरपाल सिंह बने। दोनों पार्टियों को एक सीट, पहली बार 2 विधायक बने, पहली बार बने चौधरी देवीलाल की पार्टी के साथ एडजस्टमेंट करके। लेकिन मैं उनको बहुत पहले से जानता था। 72 में वो 500 कुछ वोटों से यही बात है, चुनाव हार गए थे। कई लोग ये मान लेते हैं कि फलाने उनकी मेहरबानी से इनको एक सीट मिल गई। नहीं, ऐसा नहीं। यूँ तो विधानसभा में जब चर्चा हो रही थी तो वो देवीलाल सरकार की नीतियों की आलोचना की उन्होंने,
तो एक हाँ। पार्टी के सीनियर लीडर ने खड़ा होकर कहा कि आप हमारी वजह से विधायक बने। बोला मान लिया कि 2 वामपंथी आपकी वजह से विधायक बन गए, हाँ। लेकिन बाकी के लोग हमारी मर्जी से, हमारी मदद से बन के आए हो तुम हाँ, लोग। वो जो 66 सीटें हैं वो जिताने में हमारा भी तो योगदान योगदान है। होगा मतलब। और ये केवल इतना ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आप ही अभी बोल रहे हो 1972 में बहुत कम वोटों से, 500 कुछ वोटों से वो इतने वोटों से ही आ रहे थे। तब तो किसी से एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये बात नहीं होती वो है कि एक्चुअली में एक धरती पकड़ आदमी थे। हाँ, कॉमरेड लोगों पृथ्वी के- सिंह बहुत कम वोटों से अपने दम पे खड़े होके आ रहे थे। ये कभी अहंकार नहीं होना चाहिए किसी पार्टी में कि हमारी मेहरबानी से फलां को ये पद मिल गया या ये और ऐसा ये जो हो गया। कॉमरेड हरनाम सिंह है या ये लोग तो ऐसे लोग हैं जो हवाओं में दिया जलाया है इन्होंने, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे लिए विचारणीय जो विषय है ना, वो ये है कि आप देखिए कि इनके परिवार के ऊपर हमला हुआ, वो आतंकवाद का दौर था जी, खालिस्तानी आतंकवाद का दौर था। घर पे हमला हुआ आधुनिक अस्त्रों से, और जैसा आपने बताया 3 इनके परिवार के सदस्य शहीद हो गए। खुशदेव सिंह जो उनका बेटा था, LLB की थी तभी उन्होंने, और गुरप्रीत कौर जो उनकी पुत्रवधू थी, और गुरदीप सिंह जो उनकी मिसेस के भतीजे थे। 3 शहीद हुए, और इनको भी गोली लगी, माताजी को भी लगी, आंटी जसवंत कौर को। और उन्होंने एक आतंकवादी को जफ्फी पाली बड़ी जोर से, और छोड़ा ही नहीं। देखो कई बार ये होता है कि वो महिला वाला योगदान ना दबा हुआ रह जाता है, लेकिन यहाँ कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बड़ा। अब देखिए सामने हथियारबंद आतंकवादी हैं और उन्होंने जप्पी पाले छोड़ी नहीं, और वो अपने उस साथी को मार के चले गए, कि ये तो पकड़वाएगा सब, नहीं तो। हाँ, तो खैर इतनी बड़ी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जज्बा है बहादुरी का, या जो प्रतिबद्धता है एक अपनी राजनीतिक सोच के लिए और अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए, वो आती कहाँ से है? क्या उसका उस राजनीति विशेष से ताल्लुक नहीं है? नहीं। और ये जो दौर था उस समय का, मैं आपको बताऊं कि 300 शहीद हुए इनके जो वामपंथी पार्टियों के, अकेले पंजाब में 300 शहीद हुए। ये मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, पंजाबी में है। इनमें XMLA भी हैं, और कमाल की बात ये है फ्रीडम फाइटर भी हैं। अवतार सिंह पोस्ट जैसे, अवतार सिंह पास जनकवि भी तो जनकवि थे, मतलब उनकी और नाटक करने वालों की, फिल्में बनाने वालों की हत्याएं हुई। हमारे किसान सभा के महासचिव थे स्वर्ण सिंह चीमा, पंजाब के जवान थे, उनकी हत्या हुई। ये मैं जो आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, इनमें से कम 25% को मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ। और देखिए उस समय एक नारा चलता था जी, बहुत कम लोगों को जो वामपंथ को देखते समझते हैं उनको भी ये जानकारी नहीं है कि उस समय वामपंथ ने कितने खतरे उठाए होंगे, क्योंकि पार्टी का कोई बहुत बड़ा आधार नहीं था उनका, वो मेहनत कर रहे थे वो। और उन्होंने उस समय नारा दिया, ना हिंदू राज ना खालिस्तान, जुग जुग जिए हिंदुस्तान, या एक रहेगा हिंदुस्तान। ये नारा बहुत पॉपुलर लेवल पे दिया गया। और ये ऐसे ही इनके घर पे नहीं हमला हो गया, तभी तो सारे फिर कॉमरेड को चुन चुन के मारा जाने लगा। नहीं, उससे पहले 23 मार्च, ये 8 अप्रैल की बात है 88 की। 23 मार्च को ये भगत सिंह के शहीदी दिवस पे बोल के आए हैं, आतंकवाद की निंदा करी है, उसके खतरे क्या हैं देश और जनता के लिए, वो उन्होंने बताया है कि ये जो धार्मिक कट्टरता किस तरीके से देश में ध्रुवीकरण करते देश को तोड़ देगी। वो भाषण दे के आए हैं, उसके बाद उनको खास तौर पे टारगेट किया गया है मतलब। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए, एक साम्राज्यवाद के समर्थन से
बाकायदा हथियार संसाधन दे के हिंदुस्तान के ऊपर जो अटैक था, मैं ये नहीं कहता कि केवल वामपंथी ही शहीद हुए या वही केवल अकेले, और भी शहीद हुए। पंजाब और हरियाणा में इतने बड़े पैमानों पे, मतलब अगर किसी को टारगेट बनाया गया तो वो कॉमरेड ही थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही हैरानी भरी बात है। और मुझे याद है पंजाब की एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पे जालंधर में, अखिल भारतीय किसान सभा की। वहाँ पे जब शुरू में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं तो शहीद बेदी के ऊपर फूल चढ़ाते हैं जहाँ, वहाँ एक लिस्ट लगी हुई थी शहीदों की, और उस लिस्ट पे वो नाम थे तब तक जो शहीद हो चुके थे, और एक बिंदु पे जाके आगे भी नंबर डाल रखे थे। जैसे 24 तक के नाम लिखे गए, 25, 26, 27 संख्या लिखी हुई थी। संख्या लिखी हुई थी कि अभी हो ही रहे हैं, मतलब शहीद किन के नाम आएंगे वहाँ पे। तो उन्होंने इस मामले में कभी ये समझौता नहीं किया और आगा पीछा नहीं देखा। एक तो वो भिखीविंड के बलविंदर सिंह थे, उस आतंकवाद के दौर में उन्होंने उनको निशाना बनाया तो उन्होंने अपने घर के ऊपर एक मोर्चा लगा लिया और 24 घंटे वो बाकायदा हथियारों के साथ ड्यूटी देते थे। उनके परिवार वाले, महिलाओं ने भी सीख लिए थे अपना आत्मरक्षा में। और अब ये लगा लो आपके, वो उनको भी पुरस्कार मिले, लेकिन 6-7 साल पहले उनकी हत्या कर दी। अच्छा। अब आके, हाँ, बलविंदर भिखीविंड उनका गांव का नाम है। ये बड़ा मतलब एक गौरवशाली परंपरा है बहादुरी करेज की, और एक अपनी जो राजनीतिक प्रतिबद्धता है जिसके लिए उन्होंने एक खास विचारधारा को अपनाया है। तो डॉक्टर साहब भी मतलब उनकी जो देखो, वैसे ये जवानी का फोटो, मतलब उनका 50 हाँ, के आसपास का फोटो है। 50 का नहीं तो 55-60 का होगा। हाँ, लेकिन ये जो दूसरा फोटो है, ये बुजुर्ग वाला, ये मेरे ख्याल से कहीं अस्पताल वगैरह का फोटो लग रहा है मुझे। नहीं, ये अस्पताल नहीं है। ये पीछे जो बेड की वो नजर आ रही है ना, ये देखो चेयर उल्टी करके जो कपड़े सुखाने की वो होती है। हाँ, अच्छा, वो रखा हुआ है। शुरू में मेरे को लगा था कि ये बेड है वो कपड़े सुखाने की जो है वो स्टैंड। और खास बात देखिए कि उन्होंने जीवन में इस बात के कोई अफसोस नहीं रखे कि शहादत हुई है उनके बेटे। सवाल ही नहीं पैदा होता। वो कहते थे कि देश के लिए कुर्बानियां देनी ही पड़ती हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर वो मतलब ये उनका जो बेटा है खुशदेव सिंह, अच्छा, एडवोकेट बन गया था। जवान थे ये तो। और ये पुत्रवधू उनकी जो गुरप्रीत कौर जो हैं, तो मतलब बच्ची ही हुई थी, शादी हुई थी। हाँ। तो ये, और वो गुड़िया क्या करती है इनकी? वो गुड़िया तो एक तो उसका जो नाम है, उसका नाम है खुशप्रीत। खुशदेव उसके शहीद पिता हुए और गुरप्रीत कौर उसकी शहीद माँ हुई, तो खुशप्रीत नाम रखा। वो गुड़गांव में मेरे से 3-4 साल छोटी रही होंगी वो, 87-88 की बात है। हम तो खुशू ही कहते हैं परिवार में। ये वो अपने शहीद माता पिता के पास इस चित्र में खड़ी है। ये छोटी जो है तो ताऊ के पास रही है, मतलब दादा दादी के पास पली, उनको पिताजी माताजी कहते थे। अच्छा। तो खैर मैं ये कह रहा था कि ये ज़्यादा साफ फोटो है ना। हाँ, इसमें तीनों इकट्ठे ये शहीद हैं। मतलब तो खैर 3 हैसियत से मेरी उनके साथ ताल्लुक़ रहा। मतलब जेल में मैं 2 बार रहा उनके साथ। पहले तो इमरजेंसी में। जेल में और कुछ होना हो, आपकी है ना मुलाकातें बहुत रही लोगों से, है ना। हाँ।
वो जगन्नाथ जी से आप वहाँ वो मिले तो रूममेट थे मेरे। और ओम प्रकाश चौटाला जी से आप वो वहाँ मिले, हाँ मिले वहीं पे। बलबीर सिंह ग्रेवाल थे, से वहाँ मिले आप। सतबीर मलिक थे जो बाद में, मूलचंद बाबू मूलचंद जैन वित्त मंत्री। और आप सब में छोटे थे इनमें उम्र में? छोटा था। और हमारी जेल में, आपको मैं पहले नहीं बताया कभी, 2 आदमी ऐसे थे जिनको 1 साल हमने कभी भी नहीं देखा और उसी जेल में थे वो। अच्छा। एक ज्योतिर्मय बसु थे जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोकसभा में नेता थे और बहुत ही बुलंद आवाज़ उठा के वो उस टाइम के ज़माने के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करते थे। मतलब सुनता था देश उनकी आवाज़। वो वहाँ रहे और राजनारायण जिनकी वजह से कहते हैं इमरजेंसी लगी, वो वहीं रहे। मतलब पर वो ऐसे सेपरेट रखे गए, पता ही चला? हमने कभी नहीं देखा और उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा। उनकी मुलाकात भी आती थी तो तमाम जितने कैदी या नजरबंद थे सबको बंद कर दिया। ऐसे ही जैसे बाबा राम रहीम के अभी ऐसे ही होता है यहाँ। तो तब उनको लेके जाते थे, 3 तरफ कंबल पकड़ के यूं आदमी चलते थे, ये नहीं पता चले किसको लेके जा रहे। डोडी में मुलाकात के लिए जब जाते थे तो खैर वो हमें ये खबर लग गई कि डॉक्टर हरनाम सिंह आने वाले हैं इसी से। मैं तो पहले से था, उनको बाद में पकड़ा। वो सीपीआई के अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो जेल गए, क्योंकि भाकपा तो समर्थन कर रही थी, इमरजेंसी कर रही थी, तो उन्होंने बाद में उसको अपना रेक्टिफाई किया, मतलब लेकिन गलती स्वीकार की। हाँ, ये माना कि वो गलत था उनका। तो खैर वो जब डॉक्टर साहब का पता चल गया हमें 1-2 दिन पहले, ट्रांसफर भी होके आते थे वह, उनका भी पता चल जाता था। कौन होता था गुप्तचर? गुप्तचर चलो बता ही देता हूँ मैं। जेल में जो नाई होता था, जिसको नंबरदार बोलते हैं, सजाई नहीं, नंबरदार अलग होते हैं। अच्छा। नाई अलग होता है, बाल काटने वाला। तो वो बहुत नज़दीक से काम कर रहा होता है, तो वो हमारा कोई साथी कान में इंफॉर्मेशन जेल में आ जाता तो वो यूँ बता देता था कि आपका महावीर ताहर सिंह वो 4 नंबर वार्ड में 3 नंबर वार्ड में आए हैं और उन्होंने ये मैसेज किया है कि कल वो 11 बजे 4 नंबर वार्ड में मिलेंगे, क्योंकि बाकी कैदी फैक्ट्री वगैरह चले जाते थे तो वार्ड खाली हो जाता था, हमारा नहीं होता था खाली। तो वहाँ किसी न किसी तरह दीवार के साथ किसी को खड़ा करके कंधे पे, कैसे थोड़ा बताओ। जैसे वो कहता था कि भाई ये जो नाली है बाथरूमों की, वो दोनों वार्डों की दीवार के नीचे से थी। अच्छा। तो वो उधर आ जाएंगे, आप इधर बात कर लेना। वो तो सड़ती होगी। उसमें से बदबू बहुत आती थी, क्योंकि उस टाइम पे वो दूसरा सिस्टम नहीं था चेन खींचने वाला फ्लश का। तो वहाँ बड़ा मुश्किल था बात करना। मतलब यूँ तो वो भी बर्दाश्त कर जाते थे अपने साथी से इतने दिनों के बाद, लेकिन शक्ल नहीं दिख रही थी। तो मैं एक दिन तो मैंने अपने रूममेट जो थे चौधरी जगन्नाथ, वो तो लंबे तगड़े थे, वो तगड़े बेस्ट एथलीट रहे हुए थे, मैंने कहा एक बार बाहर आ जाओ आप। अच्छा, वो भी हमारे साथियों को जानते थे, तो मैंने कहा उस तरफ वो तार सिंह है, एक बार आ जाओ। वो फ्रीडम फाइटर का बेटा था हमारा साथी। तो उन्होंने ऐसे दीवार के ऊपर हाथ लगा दिए और मैं उनके दोनों कंधों पे खड़ा होके उधर फेस टू फेस बात कर ली। हाँ, फिर वो थोड़ी बहुत देर में वो भी वार्डर वगैरह होते थे, वो कह देते रहने दो जी, हमारी नौकरी ये है वो है। तो वो जगन्नाथ बोले मेरी तो करवा मुलाकात। मैंने कहा मेरे कंधे टूट जाएंगे। खैर मैंने एक बार उनको शक्ल दिखा के मैंने कहा गिर ले अब। एनीवे, तो वो एक बार तो तब शायद 4 महीने हम रहे वहाँ पे। तो उनका जो स्वभाव था, बहुत सोशल थे, बहुत बातचीत सुनते थे, नरम थे, कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन अंदर से वो फर्म थे। ऊपर से गर्म, अंदर से फर्म। वो सुनते रहते जो भी भाई कोई लोक दल का है, अगर विपरीत बात भी है तब भी सुनते थे वो। हाँ, सुनते थे। जैसे भी हम बावड़ी बावड़ी बात लोगों से सुना करते हैं तो वो सुननी पड़ती कि भाई इमरजेंसी तो कदे को नहीं हटा है ना।
नहीं, इसके अलावा वैचारिक विचारधारात्मक बहस भी होती थी कि भी कम्युनिस्ट ऐसे क्यों हैं, ये क्यों है। अच्छा, ऐसा भी होता था। हमारे प्रति पूर्वाग्रह बहुत ज्यादा फैलाए हुए होते हैं ना, अभी भी हैं। अभी भी हैं। वो कहते हैं ना कि मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ, मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। तो जहाँ हम नहीं गए हैं वहाँ हमारा विरोध गया हुआ होता है। जो प्रचार तंत्र है, किसी को कुछ भी नहीं पता ना, हाँ, वो भी विरोध कर लेता है, वो विरोध कर देते हैं। तो वो जो बहस होती थी वहाँ कई बार तीखी भी हो जाती थी, झगड़े हो जाते थे। वो झगड़ा नहीं करते थे, अगले की पूरी बात सुन के बहुत संयम के साथ फिर मुस्कुराते हुए हल्का सा ठाका लगाते थे और फिर वो उसको बताते थे कि एक्चुअल में ये ऐसे होता है। एक तर्क के साथ विचार अपना रखा करते थे। दूसरी बार की भी बड़ी रोचक मुलाकात है हमारी, वो भी जेल की। मतलब वो, चलो वो मैं फिर बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि वो किसान सभा के नेता थे। किसान सभा के नेता किसान सभा में था। मुजारों का जो आंदोलन हुआ था उसमें 1970 में, जो पट्टे कैंसिल कर दिए थे सरकार ने, तो उसमें उनको काफी समय तो भूमिगत रहना पड़ा। और उसका एक बहुत ही रोचक प्रसंग है। वो अपने किसी किसान मित्र के घर पे ही रुके हुए थे, रात को खाना खाने के लिए जाते थे। तो दिन में उसने किसान मित्र ने कहा कि आज चलो जी, मेरी वाइफ कह रही थी वो कष्टमुनि जी को भी बुला लेना। कम्युनिस्ट को कष्टमुनि। तो वो बेचारी घरेलू महिला थी गांव की, उसने कम्युनिस्ट का अर्थ कष्टमुनि लगाया। हाँ, वो लिखा है उसमें, लिखा हुआ है, याद आ गया। खैर, तो किसान सभा के नेता के तौर पे संयुक्त मीटिंगें होती थी और वो पार्टी के राज्य सचिव रहे कई 5-6 साल तक, और मैं सीपीएम का राज्य सचिव लंबे समय तक रहा। उस दौरान संयुक्त मीटिंगें होती थी। पार्टी अलग अलग थी आपकी? जी बिल्कुल अलग अलग थी, मतभेद थे, लेकिन जन आंदोलनों में इकट्ठे संघर्ष करते थे। मीटिंगें होती थी रेगुलर पीरियड, ज्वाइंट, 2 महीने में, 3 महीने में बाकायदा, मतलब तो उस दौरान मिलना होता था, मतलब जी। और बिल्कुल उनकी जो ये जो छवि है पहनने ओढ़ने की, वो यूं की यूं, मतलब पजामा कुर्ता डालते थे। पजामा कुर्ता बिना प्रेस किया हुआ, अच्छा, जल्दी में बांधी हुई पगड़ी, लपेटी हुई कह सकते हैं, और नीचे गुरगाबी बोलते थे उन जूतों को, बिना पॉलिश किए गुरगाबी जूते, हाथ में थैला जरूर होता था उनके। तो लेफ्ट पार्टीज ने एक बार आह्वान कर दिया, ये शायद 1991 की बात है, तब ये नई नव उदारीकरण की नीतियां आई थी, वैश्वीकरण, निजीकरण। तो ना सिविल फरमानी का आह्वान किया देश भर के अंदर, उसको क्या कहते हैं हिंदी, ना भी सिविल फरमान, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वॉलंटरली मतलब वायलेट या डिफाई करना। तो मेरी ड्यूटी कुरुक्षेत्र लग गई, वो कुरुक्षेत्र के पार्टी सेक्रेटरी तब थे, स्टेट सेक्रेटरी भी थे। तो वो हम जुलूस लेके गए, ये था भाई गिरफ्तारियां देनी है, और सविनय अवज्ञा करने का मतलब ये है कि आप दफ्तर के अंदर घुसेंगे और सरकारी काम में बाधा डालेंगे, काम नहीं करने देंगे, काम नहीं करने देंगे। लेकिन वो कुरुक्षेत्र के जो मिनी सेक्रेटरीट था, इतना जोर से उसका जो भीतर वाला गेट था बिल्डिंग का, जो मेन अंदर वाला गेट, उसके ऊपर पुलिस के अधिकारी और पुलिसमैन इतना जोर से यूं आपस में लाठियां पकड़ के, और डॉक्टर साहब ने ये तय कर रखा था कि गिरफ्तार जरूर होना है। अब लेकिन हमें ये लग गया था कि ये ऐसे तो अंदर कैसे जाएंगे, और बाहर हो सकता है वो कह देंगे भी हमने आप लोगों को गिरफ्तार करके छोड़ दिया। और मैं इनके साथ यूं कंधे से कंधा था, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कर, ये बोले अंदर जरूर घुसना है। तो कहा ठीक है जी। अब मुझे अचानक जो है ऐसा इन्होंने, आप सोच नहीं सकते कैसे किया। वो जो पुलिस वालों की लाइन थी, बिल्कुल दीवार बन के खड़े हुए थे, उनके पैरों में घुस गए और पीछे को निकल गए, और हम भी इनके साथ निकल गए। अच्छा। ये कोई सोच नहीं सकता कि भाई नीचे से एक स्पेस होती है, मतलब
पैरों के में से अंदर चले गए जी। तो हम 10-11 साथी थे, हमें वहाँ पेश करके एसडीएम के यहाँ अम्बाला जेल में भेज दिया। तो तब हम कितनी बार अरेस्ट हुए हैं आप? कितनी अभी तक? अभी तक मैं पता नहीं, छोटा मोटा सारा मिला के 6-7 बार तो हो चुका। अरेस्ट हो चुके? हाँ, जैसे पकड़ लिए, रात को छोड़ दिए या। और जेल में कितनी बार जाना पड़ा? जेल में 4 बार। 4 बार जा चुके। 2 बार हिसार जेल में, 1 बार रोहतक जेल में, 1 बार अम्बाला जेल में। लेकिन डॉक्टर हरनाम सिंह 12 बार जेल गए। 12 बार जेल गए। और उनका जो ये जो हमारा रिश्ता, चाहे किसान आंदोलन का रहा हो या पार्टी के तौर पे रहा हो, वो एक तरह से व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ता भी बन जाता है। बार बार लैंडलाइन होते थे तब, लैंडलाइन फ़ोन, तो हम जब फ़ोन करते थे मतलब, तो कई बार आंटी जी उठाती थी फ़ोन। रिश्तों को वक्त चाहिए होता है, हैं? रिश्ते बनने को वक्त चाहिए होता है। अब आप याद कीजिए आपकी और मेरी पहली मुलाकात। अच्छा। जैसे जैसे हम मिलते जाते हैं रिश्ते प्रगाढ़ होते जाते हैं। तो कॉमरेड हरनाम सिंह जी के साथ आप जैसे जैसे मिलते गए, हाँ, आपके रिश्ते उनके साथ बनते चले गए। हाँ, और ये हमारा बहुत गहरा साथी था असल में। खुशदेव जो है, खुशदेव है, वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक लिहाज से तो स्टूडेंट था। अगर रिश्तों का देखा जाए तो दोस्त के पिता आपके ताऊ या चाचा हुए थे। हाँ, नहीं आंटी जी हम इसीलिए कहते थे उनकी पत्नी को। वो जब मैं फ़ोन करता था तो वो घंटी बजते ही, मान लो आंटी जी नहीं उठाया, तो वो कहती थी फ़ोन है, उनको आवाज़ मारने के लिए। तो वो पूछते हो कि किसका है, तो कहती थी रोहतक वाले कॉमरेड का है। वो काफ़ी लंबा जी है ना? हाँ, उनका तो बाद में इंतकाल हुआ। खैर, वो वास्तव में बड़ा योगदान उन दोनों का। इनको सेम डे इनकी 5 सौरी चक्कर तो केंद्र सरकार ने दिए, और जो जन समूह था उन्होंने एक समारोह में इनको जिंदा शहीद की उपाधि दी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो माता जी थी उनको वीर माता की उपाधि दी थी। वीर माता की, क्योंकि उनका भी बहुत मतलब हरियाणा की महिलाओं को इतना ठाड़ा माना जाता है, इस ये वजह यही भी है। नहीं सही बात है। और ये उनकी दोनों की तस्वीर है, थोड़ी सी धुंधली हुई है जी जी, लेकिन उनकी भी है। जसवंत कौर आंटी की ना तस्वीर बहुत अच्छी, मैं आपको दूंगा वो भी। हाँ दे देना, मैं दिखा दूंगा। वो महिला समिति की वो स्त्री सभा कहते थे उनके। ये उनकी तस्वीर है, शायद मतलब अब साथियों को दिखा पाऊँ मैं। तो मतलब ये वो उनके जीवन में बराबर का योगदान दे रही होती हैं। अब ये अलग बात है कि हमारी जो संरचना है उसमें महिला वाला योगदान जो है वो पृष्ठभूमि में या दब जाता है पर्दे के पीछे। उनका जन्म वैसे पाकिस्तान, जब ज्वाइंट भारत था, वो ज्वाइंट पंजाब ननकाना साहब के पास एक गांव है भगवानपुरा, इधर मकान मिला उनको, भगवानपुरा, वहाँ जन्म हुआ। और इनके गांव का एक नौजवान वो कहीं भगत सिंह के साथियों और उनके संगठन के साथ रहा हुआ था, उसके माध्यम से इनको, और इनके पिताजी गुरुद्वारे में डॉक्टरी करते थे, वहीं से इन्होंने वैदगिरी भी सीखी। इनके पिताजी भी वो थे, हकीम थे। इनके दादा भी हकीम थे, ये भी बन गए। और नलवी गांव में ये भी अपना प्रैक्टिस करते थे, चलाते थे प्रैक्टिस कर। इसीलिए डॉक्टर साहब उनको वहां से इन्होंने बहुत कार्यकर्ता तैयार किए, क्लिनिक चलाते। बिल्कुल। और वो जो इलाका है, मैं आपको कई बार कहता हूँ कि हमारी बहुत बार की जो बातचीत है वो पश्चिमी पंजाब में चली जाती है अंततः। जो इस तरह ये ना एक जिसको ओरनाल का रिश्ता होता है, ऑर्गेनिक लिंक ये है हमारा और वहाँ के इतिहास का, जिसको तोड़ा नहीं जाता, बेशक चाहे वो 2 देश बन गए हों। तो दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ना हमेशा तैयार होके जाते थे। कभी ज्ञापन देना होता या कोई नेगोशिएशन करनी है, डॉक्यूमेंटेड तैयार करके अध्ययन करके तब जाते थे, तैयारी के साथ और सदन में भी तैयारी के साथ ही बोलते थे।
और ये जो दादूपुर नलवी कैनाल है जिसके ऊपर अब भी विवाद चल ही हो रही गया है वो क्योंकि खोदने के बाद उन्होंने बंद कर दिया, बुर दिया, बिल्कुल। उसको खुदवाने में जो अप्रूवल हुई थी, डॉक्टर साहब ने बहुत बार लोगों को, किसानों को वहाँ मोबिलाइज किया, तब जाके वो सैंक्शन हुई थी और फिर वो खुदी थी। मतलब अभी जो विधानसभा अभी चल रहा है सेशन, आज शायद आखिरी दिन है या कल था, तो चलो मतलब क्योंकि आज तो नहीं, वो 2-3 दिन पहले का है, तो वो उस समय के ऊपर ये मसला उठा दादूपुर नलवी कैनाल का। मतलब वो उस इलाके के अंदर रिचार्ज करने के लिए भी और बाढ़ प्रबंधन के लिए भी बड़ी ज़रूरी थी। मतलब लेकिन कई बार ये जिद हो जाती है जो शासक लोगों की, मतलब उस जिद की वजह से उसको। आपने इनकी स्मारिका में आपका भी एक लेख है। हाँ, एक लेख छोटा सा श्रद्धांजलि दी हुई है। छोटा सा बता रहा हूँ मैं, आपने क्या लिखा कि बिना प्रेस किया हुआ सफ़ेद कुर्ता पजामा, कम समय लेकर जल्दी में बांधी हुई पगड़ी, हाथ में बैग और पैरों में बिना पॉलिश किए गुरगाबी जूते, चश्मे के पीछे से झांकती छोटी आंखों से पैनी आकर्षक नज़र, इनसे बनने वाला छायाचित्र आम आदमी की कल्पना में डॉक्टर साहब को अंकित करने के काफ़ी है। हाँ। शुरू में देखने पर एक साधारण शख्स और मिलने पर एक अत्यंत असाधारण व्यक्ति थे कॉमरेड हरनाम सिंह जी। 1976 में हिसार जेल में जब वे इमरजेंसी की ज्यादतियों का विरोध करने के कारण गिरफ्तार करके लाए गए थे, तब आप वहाँ पे मीसा कानून के तहत नज़रबंद थे। उनके हिसार जेल में आने से पहले वहीं हमदर्द तो कई थे, पर कम्युनिस्ट आप अकेले थे। डॉक्टर साहब से आपकी पहली मुलाकात जेल में हुई और रिहा किए जाने से पहले हम 4 महीने इकट्ठा रहे थे। तब आप यूनिवर्सिटी के छात्र थे और जेल में डॉक्टर साहब से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बिल्कुल। और इसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है आपने कि डॉक्टर हरनाम सिंह ऊपर से देखने में जितने नरम थे, भीतर से उतने ही फर्म थे। मैं हालांकि कोई लेखक नहीं हूँ, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा लिखा आपने। श्रद्धांजलि स्वरूप एक और विशेषता इनके जो आपने इंगित की है, जो बहुत कम लोगों में होती है आज के दौर में, तो मतलब उस उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि अगले की बात को वो गौर से सुनते थे और पूरी होने पर ही अपनी बात रखते थे। यह विशेषता कम लीडरों में पाई जाती है। यदि अगले व्यक्ति का विचार गलत भी होता था तो वो ऊंचा बोलकर या उसका उपवास करके रिजेक्ट करने की बजाय मुस्कुराते हुए खुद का पक्ष सहजता से रखते थे। बिल्कुल। ये असाधारण योग्यता है किसी भी आदमी की जी। नहीं तो क्या होगा, या तो हम ऊंचा बोलने लग जाएंगे या उसका मजाक बनाने लग जाएंगे। हाँ, लेकिन ये नहीं करते थे। एक जिसको नागरिक समाज कहते हैं जी, उसके अंदर सुनने सुनाने की स्पेस है, इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं ना। आपका वो तीसरी मुलाकात का प्रसंग अधूरा रह गया, आपने कहा फिर बताऊंगा। अच्छा, तीसरी मुलाकात वाला अधूरा रह गया, वो तो वही थी। जो जेल में, मतलब वहाँ गिरफ्तारियां देते हुए जो पैरों के नीचे से वो जो घुसे जाके, वो वाली थी वो। वो बता चुके। हाँ। तो ये खैर मैं ये कह रहा हूँ धर्मेंद्र जी के हमारे हरियाणा में जो एक खराब छवि राजनीति की गई हुई है। एक मुझे याद है, एक ज़माने में हम जैसे ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो अलग अलग प्रांतों के लोग मिल जाते हैं, तो आप कहाँ से हो, तो जब हम बताते हरियाणा से हैं तो अच्छा हरियाणा भजनलाल, अच्छा हरियाणा देवीलाल, तो वो ठहाका लगाते होते थे। तो हमारी जो छवि जो निर्मित हुई कुल मिला के हमारी राजनीति की वजह से, वो नकारात्मक तरीके से हो गई। और जो इवन चौधरी देवीलाल के भी जो उनका योगदान था फ्रीडम स्ट्रगल में, मुझे वो सामने नहीं आ पाया, तो वो भी नहीं उभर पाया। तो ये हमारे सामने एक काम बनता है कि हमारे प्रदेश की जो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं, उनके अंदर जो सकारात्मक और साफ सुथरे पहलू हैं राजनीति में भी, वो सामने आने जरूरी हैं। अगर लोग यूं कहने शुरू कर देंगे सब चोर हैं जी,
तो सबसे ज्यादा खुशी तो चोरों को ही होगी चोरों ना, को होगी जी, कि भाई हमारा कुनबा बढ़ रहा है। कि भाई हम रड़म फड़म हो गए उनके साथ। तो सब क्यों हैं चोर भाई? आप सब चोर कभी नहीं हो सकते जी। फिर ये बात दूसरी मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन आदमी किस राजनीतिक पार्टी का है, आपके उसके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु उस व्यक्ति का जो योगदान और उनकी जो शख्सियत है, उसके साथ जुड़े हुए जो मानवीय मूल्य हैं, उनको तो हम कम से कम रिकॉग्नाइज करें, रिकॉग्नाइज करते। और उनको दूसरा एक मैं पहचान अक्सर कहता हूँ प्रदान कामरेड करें। साहब कि अगर एक खराब नेता चुना जाता है तो ये दोष केवल नेता का भी नहीं है, ये दोष हमारा भी तो है। हाँ, खराब नेता चुन के इसलिए जाता है क्योंकि हम उसे चुन के भेजते हैं। अच्छे आदमी को चुनना शुरू कर देंगे, खराब नेता खत्म हो जाएंगे। मतलब राजनीति पे जो एक जकड़ बन गई है ना, जकड़ दरअसल वो मतलब जन विरोधी राजनीति की जकड़ है एक तरह से, और कारपोरेट या विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के फायदे की है वो। और एक राजनीति में लेकिन ऐसा जो एक अंश है जो उभारा जाएगा तो इस जकड़ को भी ढीला करेंगे हम। और अगर नीचे, आप ठीक कह रहे हो, जहाँ पे इलेक्टोरेट है, मतदाता है, अगर वहाँ पर एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन हम बराबरी का, मानवीय मूल्यों का, बर्दाश्तगी का, उदारता का अगर हम ऐसा पैदा करेंगे तो वो ऊपर जाके राजनीति में अपनी छाप छोड़ेगा, उसको भी बदलेगा। बिल्कुल जी। जैसे पेड़ होता है, अब हम तो कृषि के विद्यार्थी हैं, तो वो ऊपर से कैसा बनेगा, वो नीचे से भी जो खुराक लेगा, खाद लेगा, पानी लेगा, और ऊपर से जो हवा और धूप में से जो भोजन प्राप्त करेगा, उसी से तो बनेगा। उसी से बनेगा। इसी तरह से ये दो तरफा रिश्ता है। राजनीति को साफ सुथरी बनाने के लिए हमें न केवल ऊपर से बल्कि नीचे से भी जड़ों पे बड़े मतलब जन अभियान करते हुए लोगों को जोड़ने की जरूरत है। इसमें ये जो जाति पाति है, धर्मांधता है, मतलब इस तरीके की, आप देखो, मुझे एक बात अब इसी संदर्भ में याद आ गई। ये 1987 की बात है, दरियापुर कांड हुआ था जी। उस टाइम ये हिंदू सिख का बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। हाँ, दरियापुर में एक पूरी बस को ही एक बस में से एक विशेष धर्म के लोगों को उतार के मार दिया आतंकवादियों ने, और वो ये चाहते थे ऐसा करने से हर जगह सिखों पे हमले होंगे तो ये बिल्कुल दो फाड़ हो जाएगा। तो दरियापुर कांड के बाद डॉक्टर हरनाम सिंह ने और हमने और इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जाके बहुत बड़ा मतलब अभियान छेड़ा, फेल किया, उस सोच को फेल किया। और ये क्योंकि फतेहाबाद के पास ही है दरियापुर, बिल्कुल निकलते ही सिरसा की तरफ, हमारे साथियों को फतेहाबाद के गुरुद्वारे में सरोपे भेंट किए गए इस बात के लिए कि आप लोगों ने इस सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखा। और उस टाइम पर एक चौधरी देवीलाल की सरकार थी, उन्होंने एक कमेटी बनाई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उसमें थे, डॉक्टर हरनाम सिंह थे और कॉमरेड रघुवीर सिंह हुड्डा जो सीपीएम के सचिव थे, उन्होंने मुझे उसमें भेजा। और उस टाइम पर हमने सब जगह जाके जांच पड़ताल की कि ये जो हिंदू सिख का मामला बनाने के लिए दंगे करवा रहे हैं अलग अलग जगहों पे, चाहे वो फतेहाबाद है या हिसार है, जमुनानगर है, अम्बाला, वो कौन लोग हैं, और बाकायदा गवाहियाँ रिकॉर्ड की हमने, कई दिन उसमें लगे। और तब एक गाड़ी मिली हुई थी सरकारी, उसके ऊपर लाल बत्ती होती थी, और रात को उस लाल बत्ती को हम उतार के अंदर रखवा देते थे कि भाई, क्योंकि तब असुरक्षा बहुत थी आतंकवादियों की तरफ से, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमला हो जाए। उन परिस्थितियों में काम किया। वो रिपोर्ट हमने तैयार की कि किस प्रकार के वो आंसर थे उसके अंदर, क्योंकि बीजेपी उस सरकार में शामिल थी और नीचे उनके लोग शामिल थे, ये इस तरीके का नफरत एक दूसरे को फैलाने के प्रति। मतलब यही चीज़ 1992 में भी हमने की, जिस टाइम पे बाबरी मस्जिद को ढहाया गया, तो हम अलग अलग जगहों पे जाके, मेवात के गांव-गांव में हमने जाके और कर्मचारियों से भी और सभी से बातचीत करी कि भाई ऐसा ना हो कि यहाँ कोई उसके रिएक्शन में इस किस्म की बात हो जाए। तो उसमें डॉक्टर साहब का बहुत अग्रणी भूमिका उसमें उनकी रही थी। मतलब
डॉक्टर हरनाम सिंह जी के बहाने है ना, हमने बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा कर लिया आज। हाँ, तो ये दौर कभी भी आ सकता है, अगर हम सतर्क नहीं रहे तो उससे ये सीखना चाहिए हमें कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और अपने देश की मतलब एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। उसी के लिए तो वो शहीद हुए। एक और रोचक पहलू छूट गया है इसमें, माता जसवंत कौर जी का। जी। वो सबसे बड़ी पुत्रवधू थी अपने घर की। तो उनसे छोटे डॉक्टर हरनाम सिंह से 5 भाई और 1 बहन थे। सबसे बड़े डॉक्टर हरनाम थे। हाँ तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ाऊंगा। हाँ हाँ। तो वो कुछ दिन स्कूल भी गई शादी के बाद, लेकिन परिवार और आस पड़ोस का इतना दबाव था कि उनको स्कूल छोड़ना पड़ा। जी। लेकिन डॉक्टर हरनाम ने अपने जीवन साथी को पढ़ाया। और जसवंत कौर जी पंजाबी और हिंदी बहुत अच्छे से जानती थी। हाँ, तो ये बात ये देखिए, अपनी पत्नी को पढ़ाने वाले लोग बहुत कम तो मिलेंगे हाँ, ऐसे। उनका रिश्ता भी उस इसमें दौर कितनी में गहराई है गहराई एक तरीके से, और इकट्ठा जीवन जीने की हर लिहाज से जो उसके अंदर जज्बा मौजूद है। जज्बा मौजूद। ये आप ठीक कह रहे हैं, मैंने भी ये पढ़ा था। अभी तो सच बताऊं तो ऐसे लोगों से ना मिलने का वो रहेगा हमेशा ना मलाल, जरूर जरूर। कि मिला जा सकता था। 2013 में तो मैं सक्रिय था पत्रकारिता में। तो नहीं, उनके साथ हमारे हैं संपर्क अभी भी। उनके जो सन इन लॉ हैं डॉक्टर साहब के, उनकी बेटियां 2 तो जमुनानगर में ही हैं। अच्छा। हम हमारे साथी हैं वो, उनके जो पति हैं। नहीं, बहुत ही चर्चा करके जिसका क्या है ना, डॉक्टर साहब पेटा सा भर गया ना। पेटा सा भरने वाले व्यक्ति हैं ये। सुरेंद्र कौर उनकी बेटी है, जमुनानगर में है। वो अजमेर सिंह सिंधु हमारे साथी किसान सभा में है। वो भी कुरुक्षेत्र में पढ़ी हुई है। इन्होंने बेटियों को पूरा पढ़ाया पूरा पढ़ाया इस परिवार ने। दोस्तों, ये थे जिंदा शहीद डॉक्टर हरनाम सिंह जी, और जो इनकी पत्नी थी जसवंत कौर जी, उनको वीर माता कहते थे। और कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी से बात करने का फ़ायदा ये होता है कि हम ऐसे लोगों के बारे में जान पाते हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। आज के दौर में एक ख़ास बात ये भी होगी है कॉमरेड साहब, हम इतना जानने की स्थिति में हैं कि हम जरूरी जानने वाली बातें छोड़ रहे हैं। सूचनाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। हाँ। लेकिन गैर जरूरी सूचनाओं का है। अच्छी चीज़ें हम ऑब्जर्व नहीं कर, मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है और डिस इन्फॉर्मेशन भी है, इन्फॉर्मेशन कम है मतलब। और ऐसे दौर में हरियाणा में ये गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स एकमात्र ऐसा मंच बने। जब भी मैं इसको बंद करने की सोचता हूँ, कोई ना कोई रीजन ऐसा आ जाता है कि चलाना ही है, कि चलो नहीं चलाते रहेंगे, इसको चलाते रहेंगे, कुछ तो इस बहाने हो। अमेरिका के जो बहुत बड़े विद्वान है ना, नोम चॉम्स्की, वो वामपंथी, अब बुजुर्ग हैं, अभी 90 साल से ऊपर के, बहुत जाने माने बड़ी शख्सियत हैं। वो एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए थे। उन्होंने मीडिया पे चर्चा करते हुए कहा था कि जो लोग अखबार नहीं पढ़ते वो अनइन्फॉर्म्ड रहते हैं। हाँ। और वो जो पढ़ते हैं वो मिस इन्फॉर्म्ड रहते हैं। तो उसका मुकाबला करने के लिए एक सकारात्मक मीडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि हमारे साथी जो इसको देखते हैं और सुनते हैं वो हमारे से तो अपेक्षा करते ही हैं कि हम आते रहें उनके सामने बीच बीच में। हम भी उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि इसको स्प्रेड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन के बिना तो चल ही नहीं सकते, लोगों तक ये जा पाए। मतलब तो ये वो सहयोग करेंगे तो ही हम इस चीज़ को जारी रख पाएंगे। और बहुत अच्छा है। अगले एपिसोड में अभी कॉमरेड इंद्रजीत जी जा रहे हैं तमिलनाडु और ये लौटेंगे 15 दिन में। उसके बाद हम आपको हरियाणा के सबसे विद्वान दलित नेता के बारे में बात बताएंगे जिन्होंने उस दौर में आरएसएस की नीतियों पर किताब लिखी थी। आप देखिए, और नाम नहीं रिवाइल कर रहा, आपको पता है तो आप जरूर गैस कर सकते हैं, पर हम बात करते रहेंगे। और अवतार पास पे भी एक अवतार पास पे भी करेंगे। कवि थे बड़े जाने माने, क्योंकि उनकी कविताएं आज भी जो सत्ता में बैठे हुए वो लोग जिनको जो सत्ता को अपनी बपोती समझते हैं, तीर की तरह चुभ। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना।
उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो कामरेड साहब के अनुभव का पूरा फायदा उठाया जाए। हमारा अनुभव नहीं है, ये समाज का ही दिया हुआ जो कुछ है। आपके अनुभव वाले व्यक्ति की हालत, तो गन्ने में वो रस नहीं निकलता है, फिर उसको दोबारा डाला जाता है, फिर उसको तिबारा डाला, फिर वो ना फोई हो जाता है, फिर फोई को भी डाला जाता है, लास्ट में बिल्कुल ऐसे ऐसे हो रहा है जी। शाहिर लुधियानवी ने एक बार कहा था, दुनिया ने तजुर्बातो हवादिश की शक्ल में, हवादिश होती मुसीबतें, दुनिया ने तजुर्बातो हवादिश की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वही लौटा रहा हूं मैं। तो वो अपनी रचनाओं में वही कुछ लिखते थे जो एक दिन तो मुझे लगता है आपकी शेरो शायरी पे भी एपिसोड बनेगा। मेरी कहाँ है, इधर उधर से करके आपको पसंद है मेरे ख्याल से? पसंद है मेरे शुरू यूनिवर्सिटी के टाइम से। एक दिन आपके पसंदीदा शेरों पे बात करते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी के टाइम से ही है मेरा, साहित्य में भी है, कविताओं में भी है और शेरो शायरी में भी है। शुक्रिया सर, नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों डॉक्टर हरनाम सिंह जी के बारे में तो 2-4 साथियों को भेज देना, इतनी ही ख्वाहिश है। शुक्रिया, नमस्कार।